नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी शानदार और धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज संगीत विषय के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ एवं लघु उत्तरीय प्रश्नों का प्रश्नोत्तरी सुनेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं स्वीटी मैम से। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें म्यूजिक का हाई स्कूल प्रयाग संगीत समिति का है, गंधर्व मंडल आदि के प्रथम 2 वर्षों के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में दीजिए। संगीत में गायन, वादन और नृत्य तीनों का समावेश है। उत्तर हाँ। भारत में 2 संगीत पद्धतियाँ प्रचलित है। हाँ हाँ बोलेंगे तो चल जाएगा ना काम। प्रथम संगीत पद्धति का नाम हिंदुस्तानी या उत्तरी संगीत पद्धति और दूसरी का नाम कर्नाटकी या दक्षिणी संगीत पद्धति है। हाँ, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में मुख्य 2 स्वर लिपियां मान्य है। हाँ, पहली स्वर लिपि पद्धति का नाम विष्णु दिगंबर पलुस्कर स्वर लिपि और दूसरी का नाम विष्णु नारायण भातखंडे या भातखंडे स्वर लिपि है। हाँ, भातखंडे स्वर लिपि में सम के लिए क्रॉस और खाली के लिए 0 का चिन्ह लगाते हैं। सही है। भातखंडे स्वर लिपि में कोमल स्वर चिन्ह के लिए स्वर के नीचे पड़ी रेखा जैसे ग्र और तीव्र चिन्ह के लिए स्वर के ऊपर खड़ी रेखा जैसे म में ऊपर हलंत लगाते हैं। हाँ, 8वां क्वेश्चन है, भातखंडे स्वर लिपि में ताड़ सप्तक के लिए स्वर के ऊपर बिंदु और मन सप्तक के लिए नीचे बिंदु लगाते हैं। हाँ, भातखंडे स्वर लिपि में मिंट के लिए नीचे नीचे अंडरलाइन करते हैं, मतलब सर्कुलर अंडरलाइन करते हैं। गलत है। भातखंडे स्वर लिपि में एक मात्रा में 2 स्वर के लिए दोनों स्वरों के नीचे सर्कुलर हाफ सर्किल चिन्ह लगाते हैं। हाँ, सही बात है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं आपका निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, उनमें से एक सही उत्तर चुनना है। नाद किसे कहते हैं? संगीतोपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संगीत का आधार कौन सा नाद है? आहत। संगीत का आधार आहत नाद है। नाद के कितने प्रकार हैं? तो नाद के 2 प्रकार हैं। नाद की कितनी विशेषताएं या लक्षण माने जाते हैं? तो नाद की 3 विशेषताएं या लक्षण माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगीत में तार के कंपन को क्या कहते हैं? आंदोलन। नेक्स्ट है, एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मानी जाती है? 22। एक सप्तक में कुल कितने स्वर माने जाते हैं? 12। एक सप्तक में कितने शुद्ध स्वर माने जाते हैं? 7। एक सप्तक में कुल कितने विकृत स्वर माने जाते हैं? 5। एक सप्तक में कितने कोमल व कितने तीव्र स्वर होते हैं? 4 कोमल व 1 तीव्र। कौन कौन से स्वर कोमल भी होते हैं? रे, ग, ध, नी, ये कोमल भी होते हैं। कौन स्वर तीव्र भी होता है? म। कौन कौन से स्वर अचल स्वर कहलाते हैं? सा, पा। कुल कितने सप्तक माने जाते हैं? 3। तीनों सप्तक के नाम क्या हैं? मंद्र, मध्य, तार।
नेक्स्ट है, किसी भी राग में कम से कम कितने स्वर होते हैं? 5। किसी भी राग में अधिक से अधिक कितने स्वर होते हैं? 7। राग की मुख्य कितनी जातियां होती हैं? 3। राग की कुल कितनी जातियां हो सकती है? 9। राग की उत्पत्ति किससे मानी गई है? ठाट। राग के सबसे मुख्य स्वर को क्या कहते हैं? वादी। वादी के बाद राग का कौन सा स्वर मुख्य होता है? समवादी। वादी समवादी के अतिरिक्त राग के शेष स्वरों को क्या कहते हैं? अनुवादी। राग में न लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं? वज्र। सॉरी, क्या है? वर्ज। वर्ज। राग के दुश्मन स्वर का क्या नाम है? विवादी। राग के कितने लक्षण माने जाते हैं? 10। औरव जाति के राग में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5। साडव जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं? 6। औरव में 5, साडव में 6, संपूर्ण में 7 हो जाएगा। संपूर्ण जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं? 7। लय के कितने प्रकार माने जाते हैं? 3। इनमें से लय के प्रकारों का नाम बताइए। तो लय के प्रकार है आपके विलंबित, मध्य और द्रुत। थाट कितने माने जाते हैं? 10। 3 ताल में कितनी मात्राएं होती है? 16। एक ताल और 4 ताल में कितनी मात्राएं होती है? यानी कि तुम लोग को एक चीज याद रखना है, जब एक ताल है और 4 ताल है वो दोनों का सेम मात्रा होगा, तभी ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए ये 12 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूजिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 12 की संख्या में 2 घटा देने पर किस ताल की मात्रा होगी? तो ये हो जाएगा आपका झप ताल। दैट मीन्स कि झप ताल का 10 ताल का मात्रा 10 होता है। ध्रुपद गायन के साथ किस ताल का प्रयोग होता है? 4 ताल। ख्याल के साथ किस ताल का प्रयोग होता है? 1 ताल। इनमें से कौन सा राग सुबह गाया जाता है? तो आपका इसमें है भैरव, बिहाग, यमन, काफी। तो भैरव गाया जाता है। इनमें से किस राग में ग, नी स्वर कोमल लगते हैं? ग और नी स्वर कोमल लगते हैं काफी में। इनमें से कौन सा राग औरव जाति का है? खमाज, बिलावल, भूपाली, काफी। तो आपका भूपाली जो है औरव जाति का है। राग यमन के बादी संवादी स्वर बताइए। तो ग, अनी, बादी और संवादी स्वर है यह राग यमन के। राग बिहाग का गायन समय क्या है? तो राग बिहाग रात्रि काल में गाया जाता है, रात्रि में। राग भैरव में कौन कौन स्वर कोमल लगते हैं? रे और ध। राग भैरवी में कौन कौन स्वर कोमल लगते हैं? एक भैरव था, राग भैरव में कौन कौन स्वर कोमल लगते हैं? तो रे और ध हो जाएगा। और राग भैरवी में कौन कौन स्वर कोमल लगते हैं? तो इसमें हो जाएगा रे, ग, ध, नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग आसावरी की उत्पत्ति किस ठाट से मानी जाती है? तो आसावरी ही होगा। भातखंडे जी ने ठाटों की संख्या कितनी मानी है? 10। जिन रागों के नाम ठाटों को दिए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? आश्रय राग। आश्रय राग कितने माने गए हैं? 10। इनमें से किस राग में ठुमरी गाई जाती है? आपका राग दिया हुआ है भैरव, भूपाली, भीम पलासी, भैरवी। तो भैरवी में ठुमरी गाया जाता है। प, ग, रे सा, ध सा से किस राग का बोध होता है? भूपाली। इनमें से किन किन रागों में कोमल नी प्रयोग किए जाते हैं? तो आपका काफी, आसावरी, बागेश्वरी, भैरवी सब में कोमल नी का प्रयोग किया जाता है। इनमें से किन रागों के अवरोह में कोमल नी लगता है? तो आपका खमाज, वृंदावनी सारंग, काफी, देश,
सब में कोमल नहीं लगते हैं। प म ग रेसा से किस राग का बोध होता है? बिहाग। नी जो है अंडरलाइन है आपका, नी ध म प ध ग अंडरलाइन, अब अगला म ग अंडरलाइन रे स से किस राग का बोध होता है? राग बागेश्वरी। कौन दो स्वर किसी भी राग में एक साथ वर्जित नहीं होते हैं? म और प। पहला क्वेश्चन है कि इन्हीं दो प्रातःकालीन रागों के नाम लिखे हैं। तो पहला हो गया आपका राग भैरव और दूसरा है राग भैरवी। ये दोनों प्रातःकाल में ही गाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है 12 मात्राओं के दो तालों के नाम लिखें। यानी कि दो ऐसे ताल का नाम लिखना है जिसका मात्रा 12-12 है। तो एक ताल हो गया और दूसरा चार ताल। ये दोनों जो ताल है, एक ताल और चार ताल, ये 12-12 मात्रा का है। तीसरा क्वेश्चन है राग यमन का आरोह एवं अवरोह लिखें। तो राग यमन का आरोह हो गया नी रे ग म तीव्र है, म इसमें तीव्र है, प ध नी सा, नी रे ग म तीव्र प ध नी सा, और अवरोह है सा नी ध प म तीव्र ग रे सा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्याल की परिभाषा लिखें। तो बोलता है ख्याल फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ कल्पना अथवा विचार है। साधारण तौर पर रागों के नियमों का पालन करते हुए गाने वाला अपनी जब अपनी कल्पना तथा आवाज से आलाप, तान, ताल आदि से सजाकर जो गीत गाता है उसे ख्याल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ताल का ठेका लिखें। एक ताल का ठेका लिखें। हम आपको बता रहे हैं कि एक ताल का ठेका, ठेका जो उसका मात्रा होता है मतलब पूरा वो होता है। तो एक ताल का ठेका जो हो गया आपका, ध्यान से सुन लीजिएगा, धिन धिन ध त्रक तू ना कता धी त्रिक धी ना। ये हो गया आपका एक ताल का ठेका। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थाई से आप क्या समझते हैं? स्थाई से आप क्या समझते हैं? तो हम लोग देख लेते हैं। हाँ, बोलता है कि स्थाई जो है इस विभाग में गायक अपने स्वर मध्यम सप्तक का षड्ज से राग का आलाप शुरू करते हैं। एक एक स्वर को बढ़ाते या घटाते हुए मंद्र तथा मध्य सप्तक में इसका चलन होता है। अधिक से अधिक मध्य सप्तक के मध्यम अथवा पंचम स्वर तक ही इसका विस्तार होता है। आलाप के इस विभाग को गायक अथवा वादक विलंबित लय में मीन, आंदोलन, खटका आदि से सजाकर प्रस्तुत करते हैं और बीच के आलापों का सम भी दिखाते हैं। ऐसे को हम लोग आलाप कहते हैं, सॉरी स्थाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब लय किसे कहते हैं? आपको सब पढ़ा चुके हैं हम, लेकिन क्वेश्चन चुकी है तो इसलिए हम आपको फिर से एक बार बता दे रहे हैं। बोलता है गाने बजाने अथवा नाचने की क्रियाओं की चाल या गति को लय कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो गायन अथवा वादन होता है उसकी एक समान चाल होती है, उसी चाल को लय कहते हैं। लय ऐसे 3 प्रकार का है, लेकिन जब लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तब आप उसको विस्तृत रूप से दीजिएगा। ऐसे आप सिर्फ लिख सकते हैं बस। इसमें दो नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें आप खाली लिख सकते हैं कि इसका लय 3 प्रकार के होते हैं, विलंबित लय, मध्य लय, द्रुत लय। अगर यही क्वेश्चन रहता है लॉन्ग क्वेश्चन में, दीर्घकालिक क्वेश्चन में, तो आप पूरा विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय का पूरा विस्तार से वर्णन भी करते हैं। लेकिन अभी चूंकि 2 ही नंबर का क्वेश्चन है इसलिए इसका हम ज़्यादा विस्तार से वर्णन नहीं करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है अब हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में चल स्वरों के नाम बताएं। तो हम लोग देख लेते हैं चल स्वर क्या है।
हम्म चल स्वर, इसी को हम लोग विकृत स्वर भी कहते हैं। जब रे ग म ध नी स्वर अपने शुद्ध स्थान से ऊपर या नीचे की ओर हटते हैं तब उन्हें विकृत या चल स्वर कहते हैं। 7 स्वरों में केवल षड्ज और पंचम स्वरों को छोड़कर बाकी 5 स्वर विकृत हैं, क्योंकि ये स्वर अपने स्थान से विकृत होते हैं अथवा नीचे ऊपर हटते हैं, इसलिए इनको विकृत स्वर कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत की परिभाषा लिखें। संगीत की परिभाषा लिखें। तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि संगीत किसे कहते हैं। देखिए, सुन लीजिए। अ, बोलता है कि कुछ लोग सिर्फ गायन को ही संगीत कहकर पुकारते हैं। इसका कारण यह है कि गायन इन तीनों कलाओं में सर्वश्रेष्ठ है। संगीत शब्द की व्याख्या करने से भी स का अर्थ हुआ उत्तम तथा गीत का अर्थ हुआ गायन। गायन अथवा गीत अर्थात उत्तम गायन को हम लोग संगीत कहेंगे, परंतु वास्तव में भारतीय संगीत में अ, संगीत का एक बार हम फिर से आपको बोलते हैं। संगीत का परिभाषा आप फिर से एक बार सुनिए, वो गलत हो गया। बोलता है संगीत शब्द के अंतर्गत गायन, वादन, नृत्य इन 3 कलाओं का समावेश होता है। व्यवहार में ये तीनों कलाएं अपना अलग अलग स्थान रखती है। तो कहता है, आपको सिंपली समझ जाइए कि जो संगीत है वो संगीत, गायन, वादन तथा नृत्य अगर तीनों कलाओं को मिला देंगे तो वो हमारा संगीत कहलाता है। अब है नेक्स्ट है आपका पंडित बी एन भातखंडे के 2 सांगीतिक योगदान बताएं। तो 2 सांगीतिक योगदान हम लोग देख लेते हैं, उनका क्या क्या है। दो सांगीतिक योगदान इनका है। अ, सबसे पहला कार्य जो है पंडित भातखंडे जी ने किया, वह संगीत कला और शास्त्र का मेल था। उन्होंने प्रचलित और अप्रचलित रागों को खोज करके ठाट राग पद्धति में बैठाया। उन्होंने कुल 10 ठाट माने और हिंदुस्तानी सारे राग इन्हीं ठाटों के अंतर्गत रखे। इस प्रकार जनक जन्य पद्धति अथवा ठाट राग पद्धति को वो प्रचार में लाए। दूसरा इनका सांगीतिक योगदान जो था, दूसरा महत्वपूर्ण कार्य पंडित जी ने यह किया कि बड़े बड़े उस्तादों के पास जाकर उनसे उनकी खानदानी चीज़ों को लेकर इकट्ठा किया। इन सब खानदानी चीज़ों को उन्होंने क्रमिक पुस्तक मलिका के 6 भागों में प्रकाशित किया। इनका यह कार्य बहुत ही सराहनीय है। इस प्रकार संगीत की पुरानी चीज़ अमर हो गई। ये 2 महत्वपूर्ण कार्य था उनका, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग भैरव में 8 मात्राओं की 2 तान लिखें। अच्छा, ये वाला हम बाद में करवाएंगे, ये अभी हमको नहीं पता है। अब है एक विलंबित ख्याल तथा द्रुत ख्याल में 2 अंतर बताएं। तो वो हम देख लेते हैं पहले। उससे पहले वाला क्वेश्चन हमको क्लियर नहीं है, उसको हम कर लेंगे तब बताएंगे आपको। इसमें विलंबित ख्याल और द्रुत ख्याल में 2 अंतर बताएं बोल रहा है। तो विलंबित ख्याल में बोलता है इसमें आपका पहला जो है विलंबित ख्याल में इसके गीत स्थाई और अंतरा 2 भागों में बांटा गया है। इसकी प्रकृति गंभीर होती है, पर ध्रुपद और धमार की तरह नहीं। मुड़की, मीन, तान, पलटे, बोलतान, बहलावे आदि का प्रयोग इसकी गायन में
सुंदरता प्रदान करते हैं। उसके बाद एक और है, पहले बराबर की तान लेते हैं, फिर दून, चौगुन और अठगुन की तान लेते हैं। ये आपका हो गया विलंबित का दो अंतर, दो विलंबित ख्याल का दो बात। आप द्रुत ख्याल में देखते हैं। इस बोलता है इसके जो द्रुत ख्याल का रचना है वो बहुत बड़े ख्याल की तरह संक्षिप्त होता है। अतः इस गीत की कविता बहुत छोटी होती है। इसमें स्थाई तथा अंतरा दो भाग होते हैं। ये आपका द्रुत ख्याल है। इस द्रुत ख्याल में स्थाई और अंतरा दो भाग में होते हैं। इन गीतों में श्रृंगार तथा करुणा रस का प्रधान होता है। इसकी गायन शैली बड़े ख्याल की तरह होती है तथा आलाप, तान, खटका, मुड़की, अलंकार, बोल तान, बोल आलाप आदि का प्रयोग किया जाता है। अब बड़े ख्याल तथा छोटे ख्याल में सबसे बड़ा अंतर लय का है। बड़े ख्याल की लय जो होती है विलंबित होती है तथा छोटे ख्याल की लय मध्यम अथवा द्रुत होती है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।